जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की इस क्लास में। टारगेट लैब असिस्टेंट 2023। दोस्तों, आप में से अधिकतर बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि अभी नहीं जगोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते रह जाओगे नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन आ भी जाएगा, फिर एग्ज़ाम भी हो जाएगा और आपसे कुछ ही नहीं हो पाएगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये हर बार रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बस उसी प्रयास में रहते हैं, फिर क्या होता है, फिर मालूम पड़ता है कि सर हमको तो टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही कम है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। इसलिए अभी से जगो और सीटें वही निकल जाएगा जो अभी से तैयारी करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए, तो अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? केमिस्ट्री क्या है वो चीज़ समझ लिया था कि भाई आप केमिस्ट्री किसको कहोगे, वो चीज़ समझा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैटर के बारे में पढ़ा था, पदार्थ के बारे में पढ़ा था, उसका वर्गीकरण किया था, ठीक है। फिर अपन ने यौगिक और जो मिश्रण है उनमें डिफरेंस समझा था, ठीक है। जो यौगिक और तत्व वो भी अपन समझे थे। सारी चीज़ें जिनको मतलब और भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो ठोस, द्रव, गैस वगैरह वो अपन समझे थे, जिसमें एक अपन 3 अवस्था के अलावा 4th स्टेज और होती है। कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। 5वीं एक बोस आइंस्टीन वगैरह। तो ये चीज़ें अपन ने एक बेसिक सा व्यू अपन ने लास्ट क्लास में लिया था। अब अपन पढ़ेंगे परमाणु, एटॉम, ठीक है। परमाणु या एटॉम, यहां से ये समझ लो कि आपका ये कुल मिला के ये चैप्टर एक ढंग से व्यवस्थित रूप से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से एक तरीके से आपका सिलेबस बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से तो कुछ भी मिस नहीं करना। अगर पिछली क्लास में कुछ मिस किया भी है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी था एक बेस बिल्डअप करने के लिए। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद हर कोई आपको नहीं समझाएगा इतना डीप में, और फिर आप ढूंढते रह जाओगे, आपको अंतर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी आपको समझ में, क्योंकि देखो गूगल पे क्या होता है, गूगल पे आप सर्च करने जाते हो, बात ये है, लेकिन गूगल पे क्या होता है कि गूगल सही होगा ये हमेशा राइट नहीं है, ये हमेशा मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों? कारण ये भी गूगल पे लिखता कौन है? जैसे विकिपीडिया है, तो विकिपीडिया पे कौन डालते हैं? मेरे से लोग ही डालते हैं, ठीक है। कोई किसी की कोई साइट है, मान लो मेरी कोई साइट है, ठीक है, मैंने उस साइट पे डाल दिया किसी भी क्वेश्चन का आंसर, अब वही आप सर्च करोगे वो आपके सामने आ जाएगा। तो जिसका सामने आता है, पता नहीं किसी का भाई, किसी की पहुंच ज़्यादा होती है तो उसका गलत लिखा हुआ फिर भी वो सामने आ जाता है आपके, ठीक है। तो ऐसा नहीं गूगल पे मतलब सारी बिल्कुल ऐसे टोटल एग्जैक्ट सही जानकारी ही मिलेगी, समझ गए? ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल समझना, मतलब गूगल पे लिखा हुआ मतलब इसका मतलब ये सही ही है, समझ गए? हाँ, उसको वेरीफाई करना भी जरूरी है, उसको क्रॉस वेरीफाई करना भी जरूरी है। कहा कि सेम बात अगर 4 से 5 साइट वाले बता रहे हैं तो मतलब ये समझ लो क्या अब सही है, ठीक है। तो आप इतना करो, उससे बढ़िया मैं आपके लिए सब कुछ चीज़ें एक पॉइंट टू पॉइंट सेट करके लाया हूँ, सब कुछ चीज़ें, ठीक है। वेरीफाई वगैरह मैं करके लाया हूँ, ठीक है। आपको तो सिर्फ समझना है पॉइंट टू पॉइंट, और बहुत मज़ा आएगा देखना, सब कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो बात करते हैं किसकी? परमाणु, एटॉम। किसकी बात करते हैं? परमाणु या एटॉम। आपने बहुत बार पढ़ा होगा 9th 10th में, जब या फिर पहले भी बहुत बार सुना होगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ऐसा सुना आपने, ठीक है। ऐसा पढ़ा कि भाई जो भी पदार्थ बने होते हैं किसके मिलकर बने होते हैं? परमाणु के मिलकर बने होते हैं। जैसे कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु एंड अणु से मिलकर बना होता है। जो मैटर है अपने आसपास के, वो एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स, उनसे मिलके बने होते हैं। परमाणु एंड अणु, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके, उनसे मिलकर बने होते हैं। तो जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ, मतलब बोर्ड है, इस बोर्ड में भी क्या है? परमाणु है, अणु है, मैं हूं खुद, मेरे को ले लो, मैं भी एक पदार्थ हूं, मैटर हूं। ये इसमें क्या है? परमाणु है, अणु है, सब कुछ जो चीजें आपको दिखती है ना अपने आसपास, उनमें क्या होते हैं? परमाणु होते हैं और अणु होते हैं, ठीक। उसके बाद इन सभी पदार्थों में भिन्नता इनमें उपस्थित अलग अलग परमाणु तथा अणु के कारण है। कहने का मतलब ये है कि भाई सर आप कह रहे हो कि जो आपने आसपास के जो पदार्थ है उन सभी पदार्थों में परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, तो ये सभी पदार्थ अलग अलग क्यों होते हैं? एक ये बोर्ड जैसा दिखता है,
एक मैं इंसान जैसा दिख रहा हूँ, एक मेरे हाथ में ये मार्कर जैसा ये दिख रहा है कुछ, तो ये अलग अलग क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि इन सभी पदार्थों में भिन्नता इनमें उपस्थित अलग अलग परमाणुओं तथा अणुओं के कारण, यानी कि जो ये सभी जो मैटर है इनमें जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है, ठीक है, वो एक्चुअली किसके कारण है? उनमें उपस्थित परमाणु और अणु, एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स के कारण ही जो मैटर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैटर होते हैं। समझ गए? अब जैसे कि बोर्ड है, तो बोर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के एटॉम है। मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर के अंदर डिफरेंट टाइप के एटॉम है। समझ गए? अब जैसे कि मेरे बाल देख लो, ये बाल है, तो ये बाल ये काले हैं, ब्लैक है, ये दिख रहा, तो ये क्यों है? तो इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के एटॉम है। बात समझ रहे हो? तो वो सारे जो मैटर पदार्थ अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनमें अलग अलग एटॉम, परमाणु या मॉलिक्यूल्स, अणु होते हैं। बात क्लियर? तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु एवं अणु से मिलकर बना होता है। ये बेसिक चीज है। टाइम लग रहा है, ठीक है, ऐसा फील मत करना कि बोर हो रहा है वगैरह वगैरह, ये बहुत बेसिक चीज़ें है। फिर आगे मेरा हमेशा यही है, मैं स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ों में बहुत ध्यान देता हूँ, फिर आगे जो आती हैं चीज़ें फिर ऐसे ऐसे फास्ट फास्ट निकलती है। क्यों? क्योंकि एक बार बेसिक क्लियर हो गया, फिर उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे अपन फास्ट फास्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु एवं अणु से मिलकर बना होता है। बात क्लियर? इन सभी पदार्थों में भिन्नता, ठीक है, ये जो सभी पदार्थ डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं? रीजन है कि इनमें उपस्थित अलग अलग परमाणुओं तथा अणुओं के कारण, क्योंकि उनमें डिफरेंट डिफरेंट एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए सभी मैटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बात क्लियर? चलिए, अब एक नाम आता है डाल्टन। डाल्टन भाई साहब को जानते हो? डाल्टन भाई साहब वो है जिन्होंने पहली बार परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत, एटॉम प्रिंसिपल। एटॉमिक प्रिंसिपल किसने दिया था फर्स्ट टाइम? डाल्टन ने। तो इन्होंने क्या बोला था कि इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन भाई साहब कहते हैं कि एटॉम इज नॉन डिवाइडेबल, यानी कि एटॉम को अपन डिवाइड नहीं कर सकते। परमाणु क्या है? अविभाज्य है तथा पदार्थ का सबसे छोटा कण है। डाल्टन भाई साहब ने यह भी कहा था कि जो एटॉम है, ठीक है, जो परमाणु है वो क्या? पदार्थ का सबसे छोटा कण है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन परंतु ये सत्य नहीं है। डाल्टन भाई साहब ने उस टाइम कहा था, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य यानी कि राइट थिंग क्या है कि परंतु जे थॉमसन, ये भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। उसके बाद कौन आए? रदरफोर्ड आए, जेम्स चैडविक आए, ठीक है, बोर मॉडल वगैरह बहुत सारी चीजें उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने क्या प्रूव किया कि परमाणु विभाज्य है, परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है। समझ गए? परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। कारण क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि परमाणु जो खुद है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। समझ गए? तो अपन ये कहें कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? ये परमाणु है। तो ये कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस परमाणु के अंदर भी उप परमाणविक कण होते हैं। उप परमाणविक कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इंग्लिश में बोलते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। समझ गए? तो डाल्टन के अकॉर्डिंग ये क्या था कि जो परमाणु है, एटॉम है, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। समझ गए? लेकिन उसके बाद जो थॉमसन एंड रदरफोर्ड, चैडविक वगैरह उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर एक्चुअली में जो परमाणु खुद होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। 3 चीजों से मिलकर बना होता है परमाणु। इस खुद के अंदर 3 चीजें होती है, ठीक है, इस खुद के अंदर ये 3 चीजें होती है। तो यानी कि अपन ये नहीं कह सकते कि परमाणु स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके अंदर भी पार्टिकल होते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसा कि आपसे पता भी होगा कि एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, ठीक है। तो जो पूरा परमाणु वो किससे बना? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से।
समझ गए? तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या उप परमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ठीक, तो डाल्टन की थ्योरी गलत सिद्ध हुई। ठीक है, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत वो एक्चुअली क्या साबित हुआ? गलत साबित हुआ। परमाणु सिद्धांत एटॉमिक प्रिंसिपल वो रॉन्ग साबित हुआ। बात क्लियर? क्योंकि इसने बोला था कि सबसे छोटा कण है, तो सबसे छोटा कण नहीं है, अपने आप में एक न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये जो प्रोटॉन है वो भी अपने आप में पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है। समझ गए? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि जो परमाणु है, एटॉम है, वो पदार्थ का आधारभूत यानी कि फंडामेंटल कण मान सकते हो, फंडामेंटल। ठीक है, आधारभूत कण मान सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे छोटा कण ही है, इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ये बात रॉन्ग है। बात होगी क्लियर? ठीक है, तो जो पदार्थ है, पदार्थ में सबसे छोटे कण क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ गए? चलिए, अब बस ये है कि कंडीशन ये रहती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप ज़्यादा ऐसे स्वतंत्र कंडीशन में नहीं रख सकते। समझ गए? ये मोस्टली आपको परमाणु के अंदर ही मिलेंगे। बात क्लियर? तो इसीलिए आधारभूत कण मान सकते हो इसको, आधारभूत यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल मान सकते हो इसको, किसका? पदार्थ का। बात क्लियर? अब बात आई अपने परमाणु एंड अणु। तो इनके बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है कि परमाणु क्या चीज है और अणु क्या चीज है। बाकी अपन आगे तो थ्योरी तो पढ़ने वाले हैं पूरी। ठीक है, तो पहले अपन जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमाणु एंड अणु, यानी एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए, अब देखिए, समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एंड अणु। ठीक, एक एक शब्द जो मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनना, समझना और उसको लिख लेना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ तो लिखना ही है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लगे तो उसको भी आप लिख लेना। अब देखो, एटॉम की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं, तो ये होता है पदार्थ का आधारभूत कण। क्या होता है? आधारभूत एंड छोटा कण। आधारभूत और छोटा कण होता है, लेकिन सबसे छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। समझ गए? यानी कि फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सॉरी पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट बोल सकते हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक, फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी कि छोटा पार्ट मान सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये सबसे छोटा ही पार्टिकल है, इससे ज्यादा और कोई, मतलब क्या बोले, इससे छोटा और कोई पार्टिकल नहीं है, तो वो नहीं कह सकते। समझ गए? क्योंकि जो एटॉम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, वो होते हैं सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यहाँ मैंने स्मॉलेस्ट पार्ट लिखा है। ठीक है, पदार्थ का आधारभूत एंड छोटा कण, आधारभूत एंड छोटा कण। ठीक, तो ये तो हो गया एटॉम। एटॉम समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। एटॉम को अपन डिवाइड कर सकते हैं, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन साहब बोले थे कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु क्या विभाज्य है। रीजन, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बात क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं अणु, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध के द्वारा अणु बनाते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं वो मिलकर कैसे मिलते हैं? रासायनिक बंध द्वारा, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, रासायनिक बंध द्वारा मिलकर क्या करते हैं? अणु बनाते हैं, यानी कि टू और मोर एटॉम्स केमिकली बॉन्डेड होके क्या करते हैं? एटॉम का, सॉरी, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ओ, ये क्या है? ऑक्सीजन का एटॉम है, ऑक्सीजन का परमाणु है, और ये बन गया O2। तो O2 क्या है? अणु है, मॉलिक्यूल से। ठीक है, इनको बोलेंगे ऑक्सीजन के अणु, इसको बोलेंगे ऑक्सीजन का परमाणु। इसी प्रकार फास्फोरस P, तो ये P4 बन गया, यानी कि फास्फोरस के चार जो है P चार आपस में किससे केमिकल बॉन्ड बना के ये आपस में जुड़ गए। ठीक, अब जैसे कि
और वो ये क्या, ये भी आपस में क्या केमिकल बॉन्ड बना के आपस में जुड़ गए, O2 बना लिया। फिर सल्फर है, सल्फर का S8, ये क्या है, ये एटॉम है, ये मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये परमाणु है, ये अणु है। उसी प्रकार H है, H के हाइड्रोजन एटॉम है, जब ये H2O बना तो ये एक्चुअली में क्या कहलाएगा, इसको बोलोगे आप अणु, इसको बोलोगे अणु, मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर, ये समझ गए। अब इनमें सॉरी और बातें आती है कि यदि इस परमाणु की बात करें, एटॉम की बात करें, तो ये कम स्थायी होते हैं, लेस स्टेबल। क्यों कम स्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसे अकेला ऑक्सीजन का परमाणु नहीं रहेगा, वो आपस में मिलकर O2 बना लेगा। उसी प्रकार फास्फोरस P अकेला नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा, वो मिलकर P4 बना लेगा। समझ गए? तो एटॉम अकेला कम स्थायी है, लेस स्टेबल है, ठीक। जबकि अणु क्या है, ज्यादा स्थायी है, मोर स्टेबल है। समझ गए? ये क्या है, जैसे ये जुड़ गए उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है, ज्यादा स्थायी हो जाते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं, ठीक। अब देखो, अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव, साफ बात है, यहां से बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होगा, कम स्थायी होगा। हमेशा केमिस्ट्री में ध्यान रखना, जो कम स्थायी होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, ठीक, क्योंकि वो किसी दूसरे के साथ क्रिया करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए उतावला होगा। समझ गए? तो मोर रिएक्टिव होगा। जब ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील और लेस रिएक्टिव। समझ गए? चूंकि ये स्थायी कम है इसलिए ये अधिक क्रियाशील है, और ये ज्यादा स्थायी है इसलिए ये कम क्रियाशील है। बात क्लियर? ठीक है। और ये ध्यान रखना हमेशा, जहां पे भी स्थायी होगा ना, वहां स्थायी होगा, उसकी ऊर्जा भी कम होगी, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो हमेशा ऐसा होगा कि जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं तब ये, यहाँ जब केमिकल बॉन्ड बनेंगे तो ऊर्जा का त्याग कर देंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा को छोड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे, जिससे वो स्थायित्व प्राप्त करते हैं। समझ गए? ये चीजें आएगी बाद में, आगे तो समझेंगे अच्छे से, ठीक। जब अपन रासायनिक साम्य पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे इस प्रकार की बातें होने वाली है। फिर शेप की बात करें, आकार की बात करें, तो ये गोलाकार होते हैं। एटॉम होते हैं वो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, क्योंकि जो परमाणु होता है कैसा, गोलाकार होता है, ऐसा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, स्पेरिकल, ठीक। जबकि जो अणु होते हैं वो रेखीय हो सकते हैं, त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर हो सकते हैं, और भी कोई दूसरा शेप बना सकते हैं, ठीक है। अणु कुछ भी शेप ले सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। अब मेन बात, रासायनिक विधि से नहीं तोड़ सकते आप एक एटॉम को, केमिकली ब्रेक नहीं कर सकते, रासायनिक विधि से नहीं तोड़ सकते। सर आपको कहोगे कि भाई सर ये जो एटॉम है, परमाणु, उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उनको आप केमिकली रूप से नहीं तोड़ सकते। क्या करते हैं अपन, या तो अपन अल्फा कण की बमबारी करते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का क्या करते हैं अपन, बॉम्बिंग करते हैं, तब जाके वो क्या होते हैं न्यूट्रॉन वगैरह नाभिक पे जब करते हो, न्यूट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन वगैरह वो बाहर निकलते हैं। तो आप केमिकली नहीं तोड़ सकते, केमिकली एक एटॉम को नहीं तोड़ सकते, कोई रिएक्शन करके या केमिकली रिएक्शन करके एक परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस अणु को तोड़ सकते हैं, इसको आप रासायनिक विधि से तोड़ सकते हैं, यानी कि ब्रेकेबल, यानी कि जो ऑक्सीजन का अणु है O2 है, तो इसको आप तोड़ सकते हो, O2 को OO2 में तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, केमिकली तोड़ सकते हो। समझ गए? इसको केमिकली नहीं तोड़ सकते, फिजिकली ही तोड़ सकते हो। समझ गए? तो इसको रासायनिक विधि से तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते। ये क्या करते हैं, जो एटॉम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जबकि ये जो अणु है वो मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। बात क्लियर? चलिए, तो ये हो गया एटॉम एंड अणु, ठीक। तो सिंपल सी बात है, मेन लॉजिक, जो परमाणु होता है, एटॉम होता है, वो आधारभूत कण है, छोटा कण है, लेकिन विभाजित हो सकता है, विभाज्य है। ये बात क्लियर होती है। उससे पहले अपन क्या समझते थे, डाल्टन के अकॉर्डिंग, जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया तो उनके अकॉर्डिंग जो परमाणु सबसे छोटा कण है और जिसको विभाजित नहीं किया सकता, जो कि बाद में गलत साबित हुआ, ठीक है। वो क्या हुआ वो भी अपन आगे प्रोसेस सारा समझेंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलिए, अब एक बात आती है, बहुत बार डाउट आता है कि सर ये परमाणु, एटॉम और एलिमेंट, तत्व, इनमें क्या डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूं,
ठीक है, चलिए फिर आपको कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब समझते हैं अपन परमाणु, एटॉम एवं तत्व, एलिमेंट में अंतर, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो अपन आवर्त सारणी की बात करेंगे ना, पीरियोडिक टेबल की, वहाँ सारे अपने लिए क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे। ठीक है, अपन तत्व मानते चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखना। ठीक है, ऐसे बीच के रखोगे तो हो सकता है बात समझ में नहीं आए। जिसको आ गया समझ में उसको आ जाएगा, जिसको नहीं आया वो सकता ना भी आए, लेकिन जो लिखा हुआ उसको बार बार रीड करना, जो कह रहा हूँ उसको बार बार समझने की कोशिश करना। चलिए क्या कह रहा हूँ मैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर मैंने किसी तत्व की बात की तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। बात क्लियर? इंग्लिश में बोला तो एलिमेंट मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटॉम, यानी कि ओनली वन टाइप ऑफ एटॉम। एलिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ एटॉम से बना होता है। अब लेते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि गोल्ड, सोना, सोना क्या है, तत्व है। सोना क्या है, तत्व है। ठीक, और गोल्ड, सोना, सोना अपने आप में परमाणु भी है। सोना क्या है, तत्व है, और सोना परमाणु भी है। बात क्लियर? सोना क्या है, तत्व भी है, और सोना परमाणु भी है। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलो क्या कह रहा है कि सोना जो तत्व है वो केवल सोना परमाणु से बना होता है। जो सोने का जो तत्व है, तत्व सोना, वो केवल गोल्ड परमाणु से बना होता है। इससे गोल्ड परमाणु से बना होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ सोना बोलोगे तो समझ नहीं पाओगे कि आप किसकी बात कर रहे हो, तत्व की बात कर रहे हो या परमाणु की बात कर रहे हो। समझ गए? थोड़ा सा कंफ्यूजन किया रहता है। लेकिन सोना को यदि आप क्या मानो कि सोना यदि ये तत्व है तो वो सोना केवल और केवल सोना परमाणु से बना होता है। समझ गए? यानी कि यदि गोल्ड एलिमेंट है, गोल्ड कोई एलिमेंट है, तो वो केवल और केवल ओनली फॉर गोल्ड एटॉम से मिलकर बना होगा। किससे बना होगा? गोल्ड एटॉम से मिलकर बना होगा। उसी प्रकार बात करते हैं चांदी की। यदि चांदी जो तत्व है केवल चांदी के परमाणु से बना होता है। जो चांदी जो तत्व है वो केवल और केवल चांदी के परमाणु से ही बना होता है। समझ गए? क्योंकि अपन आवर्त सारणी में बात करते हैं चांदी, सोना, तो सिर्फ चांदी मतलब इसका ऐसे बात नहीं करते कि चांदी का सिर्फ एक चांदी या फिर एक उसका एटॉम, नहीं। वो बात करते हैं कि पूरी चांदी की बात करते हैं। वो चांदी किससे बनी होती है? चांदी के परमाणु से बनी होती है। यानी कि चांदी जो तत्व है केवल चांदी के परमाणु से बना होता है। यानी कि जो सिल्वर जो एलिमेंट है वो केवल और केवल सिल्वर के एटॉम से मिलकर बना होता है। समझ गए? बात क्लियर? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। समझ गए? तत्व एक ही प्रकार, मतलब तत्व क्या हुआ? इसमें एक ही प्रकार के क्या हो? एक ही प्रकार के क्या हो? परमाणु हो। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो। यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड वगैरह की बात नहीं आई। समझ गए? हाँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके फिर वो क्या बना रहे अणु, वो भी तो बन जाएगा तत्व। नहीं, यहाँ केमिकल बॉन्डिंग होती है। यहाँ केमिकल बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे। बात क्लियर? तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक, बाकी आवर्त सारणी में अपन जब पढ़ेंगे तो अपन मोस्टली वर्ड कौन सा यूज करते हैं वहां पर? एलिमेंट, तत्व। ठीक है, आवर्त सारणी के तत्व, एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। समझ गए? ऐसा अपन बहुत कम बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल का एटॉम, परमाणु, नहीं बोलते ना ऐसा। ठीक, तो रीजन यही है। चलिए तो दोस्तों
सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 5 लाइनें लिखी हुई है ना, 5-6 लाइनें, ये बिल्कुल ऐसा सार है, ठीक है। ऐसे जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल ही जो धुंधलापन है ना कॉन्सेप्ट को लेकर, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत जने पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि क्या क्या किस सीक्वेंस में हुआ था, वो चीज़ नहीं पता होता। सबके बारे में डिटेल में अपन अगली क्लास में बात करेंगे, लेकिन आज इस लास्ट स्लाइड में अपन एक एक लाइन समझेंगे कि कहाँ से कहाँ कैसे क्या हुआ, ठीक। अब बात करनी है अपने को परमाणु संरचना की, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करनी है। किसकी? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना की। तो इनके रिगार्डिंग सबसे पहले जो थ्योरम आई थी एक्चुअली, तो डाल्टन भाई साहब ने परमाणु सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? एटॉम का सिद्धांत, एटॉम प्रिंसिपल दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य है एवं अविनाशी कण होता है। डाल्टन ने क्या बोला था कि एटॉम नॉन डिवाइडेबल, मतलब जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, और जिसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इस टाइप का पार्टिकल है। लेकिन ये बाद में रॉन्ग साबित हुआ, ठीक है। तो डाल्टन भाई साहब ने कहा था कि परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत, ध्यान रखना, परमाणु सिद्धांत। आगे आएगा एक परमाणु संरचना सिद्धांत, वो दिया था जे थॉमसन ने, ठीक है। एटॉम प्रिंसिपल डाल्टन ने और एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल जे थॉमसन ने, ठीक है। बात बिल्कुल सही रखना, क्लियर रखना माइंड में, जो जैसे लिखा हुआ ना वो बिल्कुल ऐसे कैसे लिख लेना। तो परमाणु अविभाज्य है एवं अविनाशी कण होता है, ये बोला डाल्टन भाई साहब ने, ठीक है। चलो बोल दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद टाइम गुजरा, सन 1886, बात है 1886 की। कौन आए? गोल्डस्टीन, इंग्लिश में वाले लिख लेना GOLDSTIN, गोल्डस्टीन, ठीक। गोल्डस्टीन भाई साहब ने एक खोज की। उन्होंने क्या किया पता? उन्होंने ये बताया अपनी खोज से कि जो परमाणु होता है, परमाणु में एक धन आवेशित कण होता है। गोल्डस्टीन साहब ने सिर्फ इतना बोला कि परमाणु में धन आवेशित कण होता है, यानी कि एटॉम में एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, समझ गए। इन्होंने सिर्फ ये बोला, यही शब्द, इससे ना तो कम और ना ही ज्यादा, परमाणु में धन आवेशित कण होता है। ये किसने बोला? गोल्डस्टीन साहब ने। कब बोला? 1886 में। बात क्लियर। उसके बाद 1897 में कौन आया? जे थॉमसन। 1897 में कौन आया? जे थॉमसन। जे थॉमसन भाई साहब क्या बोले कि परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। जे थॉमसन भाई साहब बोले कि परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एटॉम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, ठीक है। 1890, सन आपको याद नहीं रखने, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सीक्वेंस। ये सन आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखने, ठीक है। जे थॉमसन ने खोज की थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है। समझ गए? इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। बात क्लियर। अब फिर से 1904 में जे थॉमसन ने क्या दिया? परमाणु संरचना सिद्धांत, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल, एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल इंग्लिश में वाला लिख लेना, ठीक है। जिसको अपन प्लम पुडिंग मॉडल, यानी प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। एक मिठाई वाला जो मॉडल, या फिर अपन एक लेते हैं तरबूज, लाल तरबूज के अंदर वो काले बीज। मैं समझाऊंगा आगे वाली क्लास में, सारी थ्योरी आपको समझाऊंगा। तो जे थॉमसन पहले इंसान थे जिन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि परमाणु का संरचना कैसी होती है, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, समझ गए। इनका गोल्डस्टीन और जो डाल्टन है, इन्होंने कुछ भी परमाणु की संरचना के बारे में नहीं बताया था। ना ही इसने, गोल्डस्टीन ने भी सिर्फ इतना कहा था कि परमाणु में धन आवेशित कण होता है। इसने भी परमाणु की संरचना की बात नहीं की थी, परमाणु के एटॉम के स्ट्रक्चर की बात नहीं करी थी।
एटॉम के स्ट्रक्चर की बात किसने करी पहली बार? जे थॉम्सन ने। हालांकि इनका मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन सबसे पहले बात किसने करी? जे थॉम्सन भाई साहब ने परमाणु संरचना सिद्धांत दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल दिया। बात क्लियर? जिसको अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट सुनना बात ध्यान से। 1919 में कौन आए? रदरफोर्ड भाई साहब आए, जिन्होंने दिया रदरफोर्ड मॉडल। क्या दिया? रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड का मॉडल काफी हद तक सक्सेसफुल था। ठीक है, इसके बाद एक भाई साहब आए थे बोर का मॉडल नहीं, फिर लास्ट में फाइनली माना गया, लेकिन रदरफोर्ड ने काफी हद तक एक सक्सेसफुल फॉर्मूला दे दिया था स्ट्रक्चर से संबंधित। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि धन आवेशित कण, उन्होंने जब बताया तो उन्होंने भी ये बताया अपने मॉडल में कि भाई जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर दो टाइप के पार्टिकल कण होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक तो ऋण आवेशित, दूसरा धन आवेशित। ऋण आवेशित को तो पहले से ही जे थॉमसन ने बता दिया था कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने कहा कि जो धन आवेशित होता है वो होता है प्रोटॉन। तो अब देखो यहाँ पे एक बात आती है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने, लेकिन उसको प्रोटॉन नाम किसने दिया? तो वो नाम दिया रदरफोर्ड भाई साहब ने। वो किसने नाम दे दिया? नाम दिया रदरफोर्ड भाई साहब ने। बात क्लियर? क्यों? क्योंकि गोल्डस्टीन ने सिर्फ ये कहा था कि परमाणु में धन आवेशित कण होता है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उससे उनको मालूम पड़ा कि परमाणु के अंदर धन आवेशित कण है, लेकिन रदरफोर्ड ने फाइनली उसको नाम दिया कि हाँ धन आवेशित कण होता है, और उसका नाम अपन क्या देंगे? प्रोटॉन। वो क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, साउंड बहुत आ रहा है, शायद पास वाले मंदिर में कुछ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर मंदिरों में ना मतलब बहुत ऐसे शानदार होता है चीज़ें। मतलब मैं इतना जाता तो नहीं, लेकिन मतलब बाहर से देखो तो मतलब ऐसे मतलब बिल्कुल लगता है कि रियल में परंपरा, जो पुरानी परंपरा है ना, वो यही फॉलो होती है। मतलब ठीक है, सही ढंग से एक बहुत अच्छा सुहावना दृश्य होता है मंदिरों में, शानदार। अपने यहाँ पे तो क्या हो गया कि मंदिरों में पता ही है क्या हो रहा है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो रही है। मंदिर जाते हैं तो पता नहीं क्या सोच के जाते हैं, क्या टारगेट लेके जाते हैं। ठीक है, अलग ही ख्याल है मंदिर जाने के। ठीक है, लेकिन यहाँ मंदिर में मतलब बिल्कुल बहुत शांत माहौल रहता है, बहुत बढ़िया। कभी वीडियो दिखाऊंगा, कभी मेरा एक चैनल भी है, ठीक है, बताऊंगा आपको, जहाँ पे मैं खुद के व्लॉग वगैरह, इतना तो नहीं, कभी कभार ऐसे बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। तो 1919 में रदरफोर्ड भाई साहब ने मॉडल दिया, और उसमें उन्होंने धन आवेशित कण को क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन नाम दे दिया। अब उसके बाद 1932 में कौन आए? जेम्स चैडविक साहब आए। कौन आए? जेम्स चैडविक साहब। और जेम्स चैडविक साहब ने कहा कि परमाणु के अंदर एक आवेश रहित कण होता है, न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, आवेश रहित कण होता है, उदासीन कण होता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो अब देखो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि सबसे पहले खोज किसकी हुई? सबसे पहले खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, सबसे पहले खोज तो किसकी हुई थी? इसकी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज सबसे पहले हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद रदरफोर्ड ने काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल मॉडल भी दिया। लेकिन न्यूट्रॉन कब जाके 1932 में जाके सामने आया, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज को तो अभी 100 साल भी नहीं हुए, अभी 90 साल ही हुए। ठीक है, तो उसके बाद न्यूट्रॉन निकल के अपने सामने आया। आगे वाली क्लास में अपने को यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी एक एक बात को समझना है। ठीक है, इनकी खोज कैसे हुई, किसने की, वगैरह क्या क्या चीज़ें। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को भी जब खोज हुई तब नागाट्रॉन बोल दिया गया था, नागाट्रॉन। ठीक है, नंगाट्रॉन या जो भी समझ लो आप, नागाट्रॉन बोल दिया गया था। एक स्टोनी नाम का कोई साइंटिस्ट वगैरह था, उसने फिर नाम चेंज किया था। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा चीज़ें। ठीक है, तो अगली क्लास में यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन जे थॉम्सन का ये मॉडल है वो पढ़ेंगे। ये अपना काम लगभग अगली क्लास में होगा। फिर उसके बाद अपन एक क्लास में पूरा रदरफोर्ड का मॉडल समझेंगे, जो अपने पूरा सिलेबस में है। ठीक, तो ये है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेना,
इसको बार बार देखते रहना, ये आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। समझ गए? कि क्या हुआ था कि पहले कौन आया, डाल्टन आया। डाल्टन साहब बोले कि इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, बोले कि परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी कण है, इसके अंदर और कोई दूसरा कण नहीं होता। लेकिन फिर 1886 में गोल्डस्टीन साहब आए, उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर धनावेशित कण होता है। फिर जे थॉमसन साहब आए, उन्होंने बोल दिया कि परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। फिर 1904 में जे थॉमसन आए, फिर से इन्होंने एक मॉडल दिया परमाणु संरचना से संबंधित, पहली बार बात बताई, ठीक है, और उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। परमाणु संरचना से संबंधित आप देखोगे तो पहले जे थॉमसन ने मॉडल दिया, उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया, और उसके बाद आपके एक आता है बोर मॉडल। जो बोर मॉडल का तो आपके पूरे फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, वहाँ आप पढ़ोगे इसको अच्छे से, ठीक है। यहाँ ये केमिस्ट्री में मैं आपको बोर मॉडल नहीं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, बात एक ही है, मॉडल है, ठीक है। तो बोर मॉडल अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें भी केमिस्ट्री में हो सका कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको एक और भी दे दूंगा, क्योंकि डिटेल में बोर मॉडल कहाँ पढ़ने वाले अपन, फिजिक्स में पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले कौन, थॉमसन, किसकी, परमाणु संरचना से संबंधित, स्ट्रक्चर से संबंधित सबसे पहले थॉमसन आए, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद बोर मॉडल। बोर ने सक्सेसफुल मॉडल दिया था, जे थॉमसन का फेलियर था, ये काफ़ी हद तक सक्सेस रहा था, लेकिन सबसे सक्सेसफुल बोर मॉडल। फिर 1919 में इन्होंने कहा था कि धनावेशित कण को क्या नाम दे दिया जाए, प्रोटॉन नाम दे दिया जाए। और 1932 में जेम्स चैडविक, जिसको आवेश रहित कण न्यूट्रॉन बोला गया। समझ गए? तो सबसे बाद में खोज किसकी हुई है, न्यूट्रॉन की हुई है। समझ गए? सबसे पहले वैसे तो धनावेशित कण की हो गई थी, लेकिन उसका नाम प्रोटॉन ये पड़ा, लेकिन खोज का श्रेय किसको जाता है, गोल्डस्टीन को, और नामकरण का श्रेय रदरफोर्ड को। बाकी जो इलेक्ट्रॉन का खोज भी जैसे थॉमसन, नामकरण भी यही देते हैं। हालांकि एक स्ट्रोनिगर नाम का साइंटिस्ट का नाम बीच में आया था, लेकिन उसको कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। एक थ्योरी में मैंने पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी नामकरण का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है, जे थॉमसन को ही जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन। बहुत जगह जे थॉमसन नहीं हो गए, थॉमसन लिखा हुआ है, तो उसको लेकर इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना, थॉमसन एक ही बात है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे ही होता है, जब इंग्लिश से हिंदी बनता है तो फिर थॉमसन ऐसे ही। मुझे याद है जब मैं कुछ ऑनलाइन जब चीज़ें पढ़ता था, ठीक है, थोड़ी बहुत पहले कभी सर्च किया, तो एक टीचर थे साउथ के, ठीक है, वो मतलब मेरे को सर्किट मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, तो मैं सर्किट के कुछ डाउट वगैरह देखता था, तो मतलब वो ऐसे सर्किट नहीं बोलते, सर्किट बोलते थे। क्या बोलते, सर्किट थ्योरम नहीं बोलते, सर्किट थ्योरम, ठीक है। खैर चीज़ें हैं और भी ज़्यादा ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, वैसे वैसे शेयर भी करेंगे आपके साथ जब भी बातें आएगी थोड़ा बहुत, क्योंकि माहौल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी होना जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन ये तीनों पार्टिकल जो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, और पढ़ेंगे जे थॉमसन का मॉडल। थैंक यू सो मच।